नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। इस टेस्ट के हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं सीरीज के, और तीसरा टेस्ट चल रहा है, ज्योग्राफी का टेस्ट है। इस टेस्ट के भी हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। 71 क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर टेंड टू डिक्रीज विद राइज इन वोल्टीट्यूड। देखो, ट्रोपोस्फियर में तो घटता है, ट्रोपोस्फियर पहला होता है ना। इसका ट्रिक होता है ज्ञात करने का। इसका ट्रिक है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे। ट्रस्ट से हो गया, टीआर से हो गया आपका ट्रोपोस्फियर सबसे पहले, एसटी से हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर, एमई से हो गया मेजोस्फियर, इन से हो गया आयोनोस्फियर, टीएस से हो गया थर्मोस्फियर, ईएक्स से हो गया एक्सोस्फियर। इसको अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब हमें ये याद करना है कि सबसे पहले ऑल्टरनेटली टेम्परेचर घटता बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, ट्रस्ट है, तो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर है, तो इसमें आपका टेम्परेचर पहले घटेगा। स्ट्रेटोस्फीयर में फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मेसोस्फीयर में घटेगा, फिर आयनोस्फीयर में बढ़ेगा, ऐसे फिर ऊपर सीधा चला जाएगा। ये यही होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं, अब हम बिल्कुल इजीली इसको कर लेंगे। टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर टेंड्स टू डिक्रीज विद राइज इन ऑल्टीट्यूड। तो इसमें हमें पता है कि ट्रोपोस्फियर में घटता है लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। टेम्परेचर टेंड टू डिक्रीज विथ हाइट ड्यू टू हीट एनर्जी ऑफ द सन रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ। ये ठीक है, ऊपर जब हीट जाता है तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो जैसे नीचे वाला पार्ट होगा वो वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा, फिर ऊपर ऊपर जैसे हम जाएंगे तो घटता जाएगा टेम्परेचर। तो यही लिखा है इसमें, टेम्परेचर टेंड्स टू डिक्रीज विथ हाइट ड्यू टू हीट एनर्जी ऑफ द सन रेडिएटेड बैक फ्रॉम अर्थ। तो ये ठीक है। तो इसका इस पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर डी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। आंसर 71 है ना हमारा क्वेश्चन। 71 का आंसर, एक सेकंड, वो पीडीएफ खुला नहीं, एक सेकंड में खोल लूँ पीडीएफ। तो ये हमारा खुल गया पीडीएफ। पेज नंबर क्या था वो, एक सेकंड भाई होल्ड करना, सॉरी मैंने पहले से खोल नहीं रखा था वो, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। पेज नंबर 655 पेजेस हैं, तो 45 पे होगा आई थिंक सो। 35 करके देखते हैं। क्वेश्चन 50 है तो 70 पे हमें जाना है। इसको आप स्किप कर देना वीडियो में देखते टाइम, पहले से खुला रहता है तो सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 तक तो हमारा हो गया था। हाँ देखो आ गया, ठीक है, सॉरी फॉर डिले। इसको हम करते हैं। यार ये क्या हो रहा है। देखो 71 का डी ही दे रखा है आंसर, ये हमने देखा था। डायग्राम देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। देखो टेम्परेचर सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में घटता है, ये तो हमें पता है, ठीक है, और उसके बाद बढ़ता है। अब डायग्राम में भी देख सकते हैं हम, अगर ये देखना चाहे तो ट्रोपोस्फियर में आपका ये घटा, डिक्रीजेस इंक्रीज विद हाइट विद एल्टीट्यूड। डायग्राम देखेंगे हम समझ में आएगा। वैसे मैंने बता दिया ये। देखो सबसे पहले टेम्परेचर ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, उसके बाद ऐसा बढ़ रहा है कि कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पे आपका आयनोस्फीयर आता है, देखो यहाँ रहा आयनोस्फीयर। वो ट्रिक याद कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, these are the most widespread forest of India. They are also called the monsoon forest and spread over region receiving rainfall between 70 सेंटीमीटर to 200 सेंटीमीटर। मतलब ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना बहुत कम बारिश हो रही है। Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। मतलब यहाँ पे कुछ समय ऐसा हो रहा है जब बारिश नहीं हो रही, क्योंकि तभी पानी बचाने के लिए ये पत्ते शेड करते हैं, लीव्स, ठीक है। दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट मोस्टली इन ईस्टर्न एंड रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द कंट्री। द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर बम्बू, साल, टीक एंड पीपल। ये डिसीडियस फॉरेस्ट टाइप का है ज़्यादातर, जो डिटेल दे रखे हैं ना, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि आपको जो आपका जिम कॉर्बेट वाला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के पास में है, ऐसे फॉरेस्ट में है। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ रीजन में है।
तो यहाँ पे ये सब पेड़ मिलते हैं और यही वाला है, यहाँ पे इतनी बारिश होती है। देखते हैं आंसर में क्या दे रखा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमेशा बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा ग्रीन होता है। ट्रॉपिकल डिसीडियस होगा इसका आंसर, जो फीचर्स दे रखे हैं। बाकी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इसमें तो कांटेदार होगा। ये न्यू माउंटेन तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमेशा बर्फ वाला हिस्सा रहता है। जो हायर ऑल्टीट्यूड पर वो माउंटेन होता है, तो इसका आंसर डिसीडियस होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72, 72 का बी है, ठीक है। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, हमें पता है। एवरग्रीन, डिसीडियस, ये सब आप स्टैटिक से पढ़ लेना, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मेन चीज़ पढ़ेंगे। देखो डिसीडियस का क्राइटेरिया क्या होता है, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, इसके बीच का कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। लेकिन 6 to 8 वीक्स जो होते हैं समर में, ये ड्राई रहते हैं। उसी टाइम पे ये अपना लीव शेड कर देते हैं ट्री, वो पानी ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए, ताकि पानी कंजर्व सके। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, प्रोमिनेंटली फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे उधर सेवन सिस्टर्स में। देखो हिमालयन फुट हिल्स जो मैंने बताया था ना आपको, जिम कॉर्बेट, वो हिमालयन फुट हिल्स में मिलता है, तो वहाँ पे भी ऐसे जंगल मिलते हैं। झारखंड, वेस्ट ओडिशा और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो वेस्टर्न घाट इधर में है हमारा, तो इधर से बारिश आती है तो इधर बारिश हो जाती है। लेकिन ईस्ट वाले साइड में, इधर वाले, ये इसको लीवर्ड साइड कहते हैं माउंटेन का, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे भी कम बारिश के कारण ऐसे वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। अब इसके मेन ट्रीज क्या है, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। मलबरी भाई है इस पे, जो मलबरी सिल्क भी आते हैं ना, तो ये मलबरी एक पेड़ होता है, उस पर ज़्यादातर ये बेरीज वगैरह होते हैं, तो वही है इस पे। इसको आप याद रखना, मलबरी सिल्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखते ही हमें ये याद आना चाहिए, इसके कंडीशंस होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा कहीं भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए सबसे पहले आपका वार्म एयर, जो कि मॉइस्ट हो, जिसमें ह्यूमिडिटी हो, ऐसा एयर होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो बारिश वहाँ पे साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेगा। और तीसरी बात, वहाँ पे आपका लोकल विंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहिए। टेम्परेचर शायद 22 डिग्री समथिंग सेल्सियस होता है, वो भी सूटेबल टेम्परेचर होता है पानी का। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इट इज एक्सट्रीमली रेयर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू फॉर्म विद इन अ फ्यू डिग्रीज ऑफ द इक्वेटर। देखो इक्वेटर के पास में ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका सेकंड कंडीशन क्या बताया था मैंने, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए ना। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे इक्वेटर के फ्यू डिग्री में तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है, एक्सट्रीमली रेयर, मतलब ना के बराबर बनेगा। कोरियोलिस फोर्स इज बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर। इसका कारण ये है कि मतलब कोरियोलिस फोर्स वहाँ पे नहीं होता है, इसी कारण होता है। वो बाकी के दो कंडीशन मैंने बताए थे वो भी होता है, लेकिन ये भी एक मेजर कारण है कि वहाँ पे नहीं बनेगा ये। अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। अगर इसमें फंसता है ना कि कौन सा है, तो यहाँ पे बिकॉज लगा दो तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो इट इज एक्सट्रीमली बिकॉज फ्यू डिग्री, यहाँ पे बिकॉज लगाओ, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर। तो उसको हम एक सेंटेंस बना के पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ईजी हो जाता है थोड़ा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। 73 का आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। देखो ऊपर वाले में ये देख लेना एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, ये तो यूजुअली मिलते ही हैं सभी जगह। 73 का ये आंसर है, ठीक है। मतलब पहला दोनों स्टेटमेंट सही था और उसका एक्सप्लेनेशन है वो। और रीजन क्या है, देखो ये वाला, देखो दिया बताया ना मैंने ऊपर, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये तीनों दे रखा है, पढ़ लेना पीडीएफ से आप, या फिर बुक में एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया है, ये स्टैटिक का पार्ट है। और कोरियोलिस फोर्स ये फेरल लॉ से डिफाइंड होता है। फेरल लॉ होता है ना, 3 सेल होते हैं, हेडली सेल होता है, फेरल सेल होता है, और एक कौन सा सेल होता है, कमेंट में करके बताना। एक तीसरा एक और सेल होता है, हेडली, फेरल और एक याद नहीं आ रहा है, तो एक और सेल होता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका कोरियोलिस फोर्स नहीं होता इधर इक्वेटर के पास में, तो वहां पे नहीं बन सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम भारत के भी परिप्रेक्ष्य में देखें, कंटेक्स्ट में, तो अरेबियन सी वाले साइड में तो कम होता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, जो कि आपका इक्वेटर से दूर है, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विद रेफरेंस टू ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में देखो हमारी अभी महामहिम राष्ट्रपति जी है ना, ये हमेशा कुछ ऐसा रहता है तो ट्वीट करते रहती हैं। जिस स्क्रिप्ट में ट्वीट करती हैं, ट्विटर अगर आप लोग चलाते हैं तो पता होगा, तो उसको ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट कहते हैं। ये संथल ट्राइब की स्क्रिप्ट है। यूजुअली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी में भी कहीं कहीं पे है संथल ट्राइब, जहाँ पे भी, तो ये स्क्रिप्ट वो लोग यूज़ करते हैं अपनी भाषा लिखने के लिए। अब देखते हैं
इट इज़ यूज टू राइट मुंदरी लैंग्वेज। मुंदरी पता नहीं कहाँ की भाषा है, लेकिन संथली के लिए यूज़ करते हैं ओची की। इसमें इसके बहुत अजीब से मतलब ऐसे ऐसे इसके रहते हैं अल्फ़ाबेट्स, ऐसे ऐसे अलग तरीके के दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करते हैं इस भाषा में, इस लिपि में। इट वॉज डिवाइस बाई पंडित रघुनाथ मुर्मू। देखो ये हाँ इन्होंने डिवाइस किया था, ये बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका शायद कोई अभी इस बार एनिवर्सरी वगैरह भी अभी कुछ दिन पहले था, तो देख लेना, करंट में भी था ये। तो ये अभी हमारे राष्ट्रपति जी का भी नाम द्रौपदी मुर्मू है, मैंने पहले ही बताया कि वो भी लिखती हैं इस भाषा में। तो संथल ट्राइब की भाषा है ये, वो भी शायद उसी ट्राइब से भी आती हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है, पहला तो मुझे पक्का पता नहीं है, तो दूसरा तो सही है। तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, तो फिर सी होना चाहिए। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बी होगा, क्योंकि संथली में लिखते हैं मुंदरी लैंग्वेज, तो मैंने सुना नहीं कौन सा है। तो इसका आंसर हम बी या सी लेके चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो इसका आंसर दे रखा है बी ही दे रखा है, मतलब पहला गलत था। और इसको पूछा क्यों है, एक बुक आई है कोई 10 लैंग्वेजेस एंड हाउ दे केम टू बी, उस पर ठीक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इसके नेटिव स्पीकर कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बाकी छत्तीसगढ़ वगैरह में देखो झारखंड भी दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी शायद हैं कुछ लोग। तो ये अभी वर्तमान में भारत में लगभग 64 लाख लोग द्वारा बोली जाती है। अभी 73 लाख है, बढ़ गया है अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, 2011 का सेंसस है ये। और इसको और भी कहते हैं, ओल सेमेट कहते हैं, और सीकी कहते हैं, संथली अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। संथली देखो अभी हमारे वो 8th शेड्यूल में भी ये भाषा है ना संथली, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे मराठी का एक स्क्रिप्ट है उसको मोदी स्क्रिप्ट कहते हैं, तो ये सब चीज़ आपको जाननी चाहिए। देखो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इस स्क्रिप्ट को बनाया था 1925 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। और ये 8th शेड्यूल में, ये तो मैंने बताया 2003 में मैथिली वगैरह के साथ इसको इंक्लूड किया गया था। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द टर्म होरी हब्बा। होरी हब्बा यार रिसेंट न्यूज़ में तो था ये, क्या था देखते हैं, रुक जाओ, ये न्यूज़ में था, ये साउथ का कुछ है, देखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी इन नॉर्थ ईस्ट का नहीं, ये दक्षिण भारत से संबंधित था ये। ट्रेडिशन ऑफ बुल स्पोर्ट इन साउथ इंडिया, हाँ साउथ इंडिया का है। बुल स्पोर्ट है कि नहीं वो देखते हैं। फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया, गलत, साउथ का है। ट्राइबल लैंग्वेज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, होरी हब्बा। देखो यार अगर नाम से ये तो पता है हमें कि साउथ का है, तो बी पे ज़्यादा चांसेस बने, लेकिन नाम से हमें कुछ कर नहीं सकते, तो एलिमिनेट करना होगा, तो बी ऑप्शन हम लगाना सेफ लेके चल सकते हैं, लेकिन डी भी लगा सकते हैं। कुछ लोग आंसर देखते हैं, मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि करंट में था ये और ये साउथ से रिलेटेड, इतना तो मुझे पक्का पता है। 75 का बी ठीक है, होरी हब्बा आपका हमारा साउथ से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है क्या वो देखना है। इसमें ट्रेंड कैटल और बुल्स को दौड़ाते हैं, मतलब ये कोई उधर का स्पोर्ट है, ठीक है। और इनको पकड़ना रहता है कैचर्स को, बुल और कैटल जो भी हैं, तो इनको मिलता है कैश प्राइजेस। कोपरा वगैरह, कोपरा होता है आपका नारियल, इस पे एमएसपी भी देती है सरकार, ये याद रखना। तो ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट हवेरी उत्तर कन्नड़ा में आपका ये मनाया जाता है दिवाली फेस्टिवल के साथ में। इसमें किसी एक 19 साल के नवयुवक की मृत्यु हुई है, अच्छा इसीलिए इसको करंट में इधर यूज़ किया है। ठीक है अगले प्रश्न में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल गलत है। ट्रॉपिकल मॉनसून में कुछ महीने में जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त में ही तो ज़्यादातर बारिश होती है। हैवी रेनफॉल वो भी थ्रू आउट द ईयर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं हम। फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आर यूजुअली एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी नहीं सही है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका उसमें होता है ना, एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो मॉनसून क्लाइमेट वाले में नहीं होते हैं। अभी ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, उसमें 8 हफ्ते के लिए वो लीव शेड कर रहे थे, तो ये भी गलत है आपका, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नहीं एवरग्रीन रहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ये तो इजी क्वेश्चन था, देख लेते हैं फिर भी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 76 का डी, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून ऑन द शोर, वेट मानसून इन द समर, ऑफ शोर ड्राई मानसून होता है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट सीजन, समर, विंटर, रेनी सीजन। भाई आप नॉर्थ इंडिया मान सकते हैं इनडायरेक्टली इसको। देखो इसका दिया है क्षेत्र। द नेचुरल वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, जितना बारिश होगी वैसा पौधे की हरियाली होगी, पेड़ का हमेशा वो नहीं रहेगा वो ग्रीन। देखो डिसीडियस फॉरेस्ट दे रखे नहीं, तो नॉर्मली डिसीडियस, बिकॉज क्योंकि ये कुछ हफ्ते के लिए अपना पौधा पेड़ गिराते हैं, शेड देयर लीव्स, ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है लगभग लगभग। इसके रीजन दे रखे हैं ज़्यादातर, देखो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ वाले रीजन में है।
और कहाँ कहाँ होता है ये, इधर सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज में होता है, इधर सूरीनाम वगैरह में है, ट्रिनिडाद टोबैगो, इधर आपका ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इधर ओमान वगैरह, ओमान है, सोमालिया, ये सब है, मडागास्कर हो गया आपका, हमारे यहाँ भारत में है ही, इधर चाइना में भी थोड़ा थोड़ा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में है, और इधर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाले हिस्से में ये ध्यान देना, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले हिस्से में, ये दोनों बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसीलिए उसका नाम भी तो है ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मेरीन। एक सेकंड, ये देखो ट्रॉपिकल मानसून ये है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये ट्रॉपिकल मेरीन है, ये तो हमारा मेन टारगेट इसमें मानसून था, सॉरी गलत बोल दिया मैंने मैप देख के, ये वाला जो अलग शेड दे रखा था ये वाला मानसून है, ठीक है, वैसे ये ऑस्ट्रेलिया वाला तो मानसून ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो फ्लो फ्लो में बोल दिया मैंने मैप देखते ही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गूगल LLC हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड गेमा विच इज अ न्यू सर्च इंजन। गेमा तो नहीं यार, जेमिनी है, लेकिन जेमिनी AI बेस्ड मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी था, तो गेमा सर्च इंजन तो नहीं है, सर्च इंजन होता तो देखो गूगल तो खुद में ही सर्च इंजन है, तो गूगल अलग सर्च इंजन क्यों ही ले आएगा, तो ये तो गलत है। और जो ये लोग मुझे लगता है जेमिनी की बात करें, जेमिनी आपका AI ट्रेंड मॉडल है, जो हम सर्च करते हैं आजकल गूगल में, तो आपको देखते होंगे समरी बन के आ जाता है, वो एक एक पेज नहीं दिखाते, समरी दिखाता है 8-10 वेबसाइट से, तो वो जेमिनी काम करता है। नए फ़ोन्स में तो वो पहले से अपडेटेड आ रहा है, अगर आपके गूगल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट है उसको अपडेट करेंगे तो भी वो जेमिनी हो जाएगा, फिर रिवर्स नहीं कर सकते उसको, तो ठीक है। जेमा विल हेल्प इन इनक्रिप्टिंग द ऑनलाइन कंटेंट दैट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय द कन्वेंशनल सर्च इंजन, बिल्कुल गलत है, जो चीज़ इनक्रिप्ट है उसको सर्च इंजन तो डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल, ये तो फंसाने वाली बात है, गलत है, इसका दोनों आंसर, मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा भी सोचेंगे तो पता चल जाएगा। और गेमा क्या है वो देख लेते हैं हम, जेमिनी तो पता है हमें, गेमा, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर डी ही दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था, गूगल LLC रिसेंटली इंट्रोड्यूस गेमा, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इसके एक जेमिनी भी आता है इसका। अब गेमा क्या है, वो ये ओपन सोर्स है, मतलब इसमें कोई भी देख सकता है कि कैसे कैसे बना है, ओपन सोर्स AI मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल डीप माइंड, AI में बहुत ज़्यादा पैसे लगाए इन लोगों ने। इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड गेमा विच ट्रांसलेट्स टू प्रेशियस स्टोन, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। इट हैज बीन बिल्ड यूजिंग द सेम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग, देखो जेमिनी आ गया ना, जेमिनी अभी भी आपके फ़ोन में आता होगा, तो जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मॉडल ट्रेन किया हुआ है गूगल सर्च में रिजल्ट देने के लिए। तो इसके दो मॉडल्स है जी, इतना डिटेल हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गेमा गूगल का प्रोडक्ट है और जेमिनी इसका, जेमिनी बेस्ड है ये। गूगल ऑल्सो नोटेड दैट बोथ मॉडल्स आर लाइट वेट इनफ टू रन ऑन डायरेक्टली डेवलपर्स कंप्यूटर, ठीक है, डेस्कटॉप सब पे चलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, हम एक दो क्वेश्चन करके बंद करेंगे, 10-10 क्वेश्चन हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट सोर्स पूछा है, देखो एक डायरेक्ट सोर्स होता है, एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है, तो इसमें डायरेक्ट पूछा है। अब डायरेक्ट सोर्सेज में आपका क्या क्या आता है, वॉल्केनिक इरप्शन बिल्कुल ठीक है, मेटेरॉइड नहीं, मेटेरॉइड तो इनडायरेक्ट सोर्स है क्योंकि बाहर से आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये भी इनडायरेक्ट सोर्स है, सिस्मिक एक्टिविटी ये भी इनडायरेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट सोर्स क्योंकि वो सीधे सीधे कोर से इंटीरियर से बाहर आ रहा है ना, मेंटल प्लूम से बाहर निकल के आ रहा है, तो वो धरती के बारे में सीधे सीधे बता सकता है, तो इसलिए आपको वॉल्केनिक इरप्शन होना चाहिए। और भी होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज, जैसे कि डायरेक्ट सोर्स में आपका जैसे कि अगर मान लो ड्रिलिंग चल रही है, वहां से कुछ सामान निकल रहा है कोई बहुत ज़्यादा, जैसे रशिया में एक जगह है वहाँ पे ड्रिलिंग कई किलोमीटर अंदर कर दिया, तो वहां से अगर कुछ सामान निकलते तो वो हमारा डायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली डिराइव कर रहे हैं वहां से सोर्स से। बाकी मीटोराइट वगैरह तो बाहर से आ रहा है तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, हम 78 का बिल्कुल ए ठीक है। दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल केमिकल, ठीक है, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट दिया है इसमें, देखो इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब ये डिटेल देख लेना, इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आता है, देखो वोल्केनो डायरेक्ट सोर्सेज में, आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है इसलिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल फ्लो, सॉइल फ्लक्शन। सॉइल फ्लक्शन वो होता है जो अचानक से मान लो पानी में मॉइस्चर बढ़ जाता है या किसी कारण बारिश से या फिर बाढ़ से, बर्फ से, जैसे भी बढ़ जाए, लेकिन अगर सॉइल में बारिश बढ़ जाती है तो सॉइल फ्लक्शन अचानक से, जैसे मान लो ये माउंटेन है तो अचानक से ये वाला हिस्सा आपका गिर जाएगा, एवलांच भी कह सकते हैं इसको, तो उसी को सॉइल फ्लक्शन कहते हैं। सॉइल फ्लो ऑकर्स व्हेन द सॉइल इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉइस्चर होगा तब होगा सॉइल फ्लक्शन, तो ये गलत है आपका। अब देखो ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे वाले बेकार वाले ऑप्शन है। सॉइल फ्लो इज नॉट पॉसिबल इन द टुंड्रा एंड एरिड रीजन, सॉइल फ्लो इज नॉट पॉसिबल इन टुंड्रा एंड एरिड रीजन, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, सॉइल फ्लो हो तो सकता है
टुंड्रा और एरिड रीजन में किसी कारणवश अगर मॉइस्चर बढ़ता है, एरिड रीजन तो चलो समझ में आता है, लेकिन टुंड्रा में तो हो ही सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन आयरलैंड बॉग बस्ट आर रिलेटेड फिनोमिनन। बॉग बस्ट होता है जैसे कि अचानक से भी गिरता है, लेकिन आयरलैंड में इसका अलग से नाम है, जैसे होता है ना लोकल विंड का नाम लू, चिनूक, मिस्टल वगैरह, तो वैसे आयरलैंड में इसका अलग से नाम है। तो अब वो कह सकते हैं, जैसे इसको मड फ्लो भी कहते हैं, कहीं कहीं पे एवलांच भी कह सकते हैं, भारत में तो एवलांच ही कहते हैं शायद। तो ये सही है आपका, बॉग बस्ट कहते हैं आयरलैंड में, आपको जीसी लॉन्ग में शायद ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर वन ओनली होना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि ये तो गलत है। अगर केवल टुंड्रा देता तो एक बार को चल जा, एरिड देता तो चल जाता, लेकिन टुंड्रा दिया दे तो यह नहीं होगा, क्योंकि टुंड्रा में भी तो अचानक से मान लो बर्फ रहती है, नीचे का बर्फ पिघल गया तो अचानक से बर्फ पूरा गिरता है, अपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, तो ये तो गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 79th का आंसर, 79th का ए, मतलब ओनली वन ही था, बिल्कुल ठीक है। इस वाले टेस्ट के हमारे 2-4 क्वेश्चन ही अब तक गलत हुए, बाकी सारे सही हो रहे हैं। When the soil is completely saturated, देखो वहाँ पे दिया था ना डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर, मतलब ये गलत हो गया, सैचुरेशन होना चाहिए, तो मैंने बताया भी था। इन एरिड रीजन मेंटल ऑफ वेदर डेब्री में बिकम सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेशन हो सकती है, जो पहाड़ मान लो या फिर किसी कारणवश टूट रहा है तो वो सैचुरेटेड हो सकता है, रेन वाटर आफ्टर स्टॉर्म, बारिश वगैरह हो जाए तो। अब उसके कारण जो डाउन स्लोप है वहाँ पे लिक्विड मास इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो गिर सकता है, वहाँ से अचानक से सॉइल फ्लक्शन हो सकता है। टुंड्रा रीजन में तो वो हो ही सकता है, बर्फ पिघलेगी अचानक से नीचे तो वो गिर जाएगा, उसको एवलांच भी कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है लेयर्स ऑफ फ्रोजन ग्राउंड थ्रो इन स्प्रिंग, लेकिन धीरे धीरे वो पिघल के गिर सकता है। एरिया ऑफ पीट सॉइल, पीट ऑब्जॉर्व मॉइस्चर मोर एंड मोर मॉइस्चर, आयरलैंड वाला नहीं दिया गया इसमें। द सैचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड पीटी सॉइल में बिकम फ्लो डाउन स्लोप इन आयरलैंड, देखो यहाँ पे दिया है बॉग बस्ट कहते हैं, कहीं मड फ्लो भी कहते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मड फ्लो, MUDFLOW, ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर इसको बंद कर देंगे हम। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से कुछ कुछ रिलेटेड ही मान सकते हैं इसको। दे आर एसोसिएटेड विद ग्लेशियल लेक्स फॉर्म्ड ओवर द मोरेन डैम्ड मेल्ट वाटर, दे आर एसोसिएटेड विद ग्लेशियल लेक्स फॉर्म्ड ओवर मोरेन डैम्ड वाटर। अब ग्लेशियर लेक बन रहा है तो मोरेन डैम्ड वाटर, तो ये तो हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ग्लेशियर लेक बन रहा है तो वो मतलब मोरेन, जो ग्लेशियर के कारण मिट्टी बनती है उसको मोरेन कहते हैं, तो ये बन सकता है, मतलब ग्लेशियर लेक बन सकता है, वो आउटबर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। रिट्रीट एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्लोफ, ग्लोफ यही होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो। तो रिट्रीट और एक्सपेंशन मतलब रिपीटेड, अगर एक्सपेंशन हो रहा है रिट्रीट हो रहा है तो इससे ज़्यादा मतलब हलचल बढ़ेगी ना यहाँ पे लेक पे, तो इसके कारण भी ये लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, फिर अचानक नीचे बाढ़ आ जाती है ऐसे में। क्लाउड बर्स्ट भी आपने सुना होगा, जो हुआ था एक बार केदारनाथ में, ये ग्लेशियर लेक बर्स्ट आउटबर्स्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो ये तरफ पहाड़ है, वहाँ से बर्फ पिघल के यहाँ पे कहीं ऊपर ही इकट्ठा हो गया है ये। अब इधर वाला जब बर्फ पिघलेगा तो अचानक से सारा पानी नीचे गिर जाएगा, तो इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। तो ये भी हो सकता है, रिट्रीट एक्सपेंशन ये भी हो सकता है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न फार्म नियर ग्लोफ प्रोन एरिया, बिल्कुल ठीक है, स्लैश बर्न करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर हलचल मचेगी तो ये पिघल जाएगा, गिर जाएगा, तो ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कार्बन कैन लेसन द चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स, ब्लैक कार्बन तो हमारा एल्बिडो बढ़ाता है ना, जैसे जैसे मान लो एक ग्लेशियर है, इस पे आके ब्लैक कार्बन इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे जो धूप आएगी वो वैसे तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे जो धूप है वो इकट्ठा होती जाएगी, मतलब इसके कारण बर्फ पिघलेगी। अब बर्फ पिघलेगी जब, तो क्या होगा, लेग ग्लेशियर लेग बर्स्ट आउटबर्स्ट होगा, तो ये आपका लेसन नहीं इंक्रीज कर देता है चांसेस ब्लैक कार्बन, तो ये आपका नॉट पूछा ना, तो यही इसका आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा तो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे इसको। तो ये तो बताया आज टाइम, ये सब तो ठीक है, थियरी का पार्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्या क्या कारण होते हैं ट्रिगर करने के, ये सभी रीजन इसके। अर्थक्वेक है, इंक्रीज वाटर फ्लो इन द लेक, अचानक से बर्फ ज़्यादा पिघलने लगा तब भी हो सकता है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी, जैसे मास टूरिज्म भी, मतलब किसी भी कारण से अगर ग्लेशियर में डिस्टर्बेंस होती है लेक के आसपास तो फट सकता है वो, इतना याद रखना है आपका, ये आपको जीसी लॉन्ग में मिल जाएगा ये। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इसको हम बंद करते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ रैंक्ड, इट हैज़ बीन होना चाहिए वैसे, यहाँ पे हैज़ बीन रैंक 38 ऑन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, ये रिलीज तो वर्ल्ड बैंक करता है यार, इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 39th, हाँ अच्छा 38 दे भी रखा है, 38th रैंक 2023 में है, इस बार शायद इनका 39th है क्या, देख लेना एक बार।
वैसे वर्ल्ड बैंक इसको करता है, ये तो ईजी है। IMF नहीं करता है। लॉजिस्टिक मतलब कितना परफॉर्मेंस, अब कितनी जल्दी आप यहाँ से वहाँ सामान पहुँचा सकते हैं भारत में। अब वो अभी परसों था ना गति शक्ति डे, 3 साल पूरे हुए भारत सरकार के गति शक्ति मिशन के, तो गति शक्ति अभियान के, तो उसके बाद और लॉजिस्टिक्स बढ़ गई भारत की, अच्छी खासी हो गई। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो देखेंगे, वरना इसको हम बंद करेंगे, हम यहाँ पे अगले अगले सेशन में करेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखो आंसर इसका सी है, वर्ल्ड बैंक है, बिल्कुल ठीक है। इसको 6 पैरामीटर पे नापता है। कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिप्स, शिपमेंट मतलब कहाँ पे कितनी आसानी से आप अरेंज हो जा रहा है। लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मतलब कहाँ पहुँचाइए आपको पता होना चाहिए। टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट मतलब जो टाइम आपको दिया उसी टाइम पे पहुंच जाएगी ना। हर साल 2 साल बाद वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। भारत का रैंक 44 था 2018 में, अभी फिलहाल ये 39 या 139 कंट्री में 38 है। इस बार शायद 39 था, मतलब चेक कर लेना एक बार, मुझे अभी कंफर्म नहीं है वो। और देखो यहाँ पे पीएम गति शक्ति का दिया, पीएम गति शक्ति डे 2-3 दिन पहले ही मनाया, 13 या 14 अक्टूबर को। तो उसके बाद से लॉजिस्टिक्स काफ़ी सुधर गया भारत में। तो ठीक है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक वगैरह ठीक है, ये सब कर दिया। अब तो यहाँ पे वाला सेशन हम खत्म करते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, और अगले सेशन में मिलते हैं। 2 सेशन में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।